नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं वासुदेव नंदन जी की हिंदी व्याकरण की पुस्तक से, और पिछली कक्षा में हमने हिंदी के स्वर एवं व्यंजन वर्णों को पढ़ा, जिसमें हमने घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर आदि सभी को विस्तार से पढ़ा है। तो यदि वो कक्षा आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में दी रखी है, आप जाकर के ज़रूर से पढ़ ले, बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है। और आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक तथा इसके साथ साथ पंचमाक्षर और अनुस्वार। तो आप जैसा कि जानते ही हैं, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा ही था कि अनुस्वार और विसर्ग, ये जो दो ऐसे जो व्याकरण के कह सकते हैं कि जो हमारी अनुस्वार और विसर्ग है व्याकरण में, ये दोनों अयोगवाह है, यानी कि ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, बल्कि इनको अयोगवाह कहा गया है। यानी योग ना होने पर भी जिसमें संबंध हो वो क्या कहलाता है? अयोगवाह। तो ये जो अनुस्वार है, जिसको हम इसके चिन्ह बिंदी के रूप में देखते हैं, और विसर्ग तो आप जानते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अनुस्वार और अनुनासिकता के बारे में पढ़ना है। तो अनुस्वार, जिसको हम बिंदी के रूप में इसके लिपि चिन्ह को देखते हैं, और अनुनासिक जैसा कि इसको चंद्र बिंदु के रूप में हम देखते हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग किस प्रकार से होता है, कहाँ होता है, व्याकरण की दृष्टि से हम इसको सबसे पहले समझेंगे। देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक हिंदी में अलग अलग ध्वनियाँ हैं। इनके प्रयोग में भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जैसे अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है। जब हम अनुनासिक की बात करते हैं, यानी चंद्र बिंदु की जब हम बात करते हैं, तो इस समय नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। तो इसको ध्यान रखना है कि नाक से जब कम सांस निकले, मुंह से अधिक निकले, तब वहाँ पे हम चंद्र बिंदु का जब प्रयोग करते हैं तो ऐसा होना चाहिए। नाक से बहुत कम सांस और मुंह से अधिक। जैसे आंसू, आत, आप इसका उच्चारण करें और स्वयं आप पाएंगे कि नाक से कम सांस निकल रही है जबकि मुंह से ज़्यादा निकल रही है। तो आस, आंत, गांव, चिड़िया इत्यादि। पर हम अगर अनुस्वार की बात करें तो अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। तो ये दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। जहाँ अनुस्वार में हम अपनी जैसा कि पढ़ रहे हैं कि अनुस्वार में उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है, यानी अनुस्वार की बात करें तो नाक से अधिक सांस निकलती है, और अनुनासिक की बात करें तो मुख से अधिक सांस निकलती है। तो जब हम बात कर रहे हैं अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंक, अंश, पंच, अंग इत्यादि। तो आप इसका उच्चारण करें, आप स्वयं समझ पाएंगे। तो इस प्रकार करके देखें ताकि आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है। तो अनुस्वार में हमारी नाक से अधिक सांस निकली, जबकि अनुनासिक में मुख से। अब बात करें, अर्थात जैसे कि हम देख सकते हैं कि अनुनासिक स्वर की विशेषता है, अर्थात अनुनासिक जो है वो स्वर की विशेषता है, अर्थात अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है। आप सभी जानते हैं अनुनासिक जितने स्वर होते हैं उस पर क्या लगता है? चंद्र बिंदु लगता है। लेकिन अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। तो अनुस्वार की बात करें तो क्या है? वो एक व्यंजन ध्वनि है, जबकि अनुनासिक क्या है? एक स्वर है ना, स्वर की एक विशेषता है अनुनासिक। तो ये दूसरा सबसे बड़ा अंतर है। एक तो था कि दोनों में अनुस्वार में जहाँ पे नाक से सांस अधिक निकलती है, वहीं अनुनासिक में मुख से सांस अधिक निकलती है। वहीं हम देखें तो ये जो अनुस्वार है, अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है, जबकि अनुनासिक जो है वो एक स्वर। तो इस प्रकार अनुनासिक की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं ध्वनि चिन्ह में कि वर्ण पे क्या लगाया जाता है, यहाँ पे बिंदु लगाया जाता है, जैसे अंक, अंश, है ना। तो ये जो अनुस्वार है इसमें बिंदु लगा करके शब्द को लिखा जाता है। तो अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है। विशेषकर किन शब्दों में? ध्यान रखिएगा, तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उनके तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है। ये तीसरा सबसे बड़ा अंतर है कि तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है, जबकि तद्भव शब्दों में चंद्र बिंदु लगता है। ठीक है। तो ये पूछा जाता है प्रश्न इस प्रकार से कि तत्सम शब्दों में क्या लगता है? तो तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है, जिसको हम बिंदी के रूप में देखते हैं। वही तद्भव शब्दों में क्या लगता है? चंद्र बिंदु लगता है। जैसे हम देख सकते हैं, अंगुष्ठ से अंगूठा, दंत से दांत, अंत्र से
आंत। तो आप देख ही सकते हैं कि अंगुष्ठ जो है वो तत्सम शब्द है जिसमें हमारा अनुस्वार लगा, वहीं अंगूठा जो है वो तद्भव शब्द है और इसमें अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु लगा। उसी प्रकार दंत से दांत, अंत्र से आंत। तो ये अनुस्वार और अनुनासिक में सबसे बड़ी कह सकते हैं विशेषता या सबसे बड़ा अंतर था। अब आगे हम देखेंगे पंचमाक्षर और अनुस्वार के बारे में। पंचमाक्षर आप सभी जानते हैं कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। अंग, इय, अण, न और म, यानी कि वर्ग के अंतिम अक्षर। ठीक है, ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। संस्कृत के अनुसार शब्दों का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का हो, यानी कि कोई भी शब्द हो और उसका अंतिम अक्षर जिस वर्ग का होता है उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयुक्त होता है। जैसे इसको हम और अच्छे से समझेंगे उदाहरण से। जैसे कि यदि हम क वर्ग की बात करें तो एक शब्द है अंक। ठीक है, अब अंक जो है इसमें अंतिम जो इसका अक्षर है वो क्या आया, क आया। तो क के पहले जो अक्षर आएगा वो क वर्ग का ही अंतिम पंचमाक्षर आएगा, यानी कि अंग आया। तो इस प्रकार अंक हुआ। वही च वर्ग की बात करें और इसका शब्द है चंचू। ठीक है, अब यह जो है इसमें च वर्ग है तो यह के साथ क्या लगा, च लगा। यानी कि कहा जा रहा है कि संस्कृत के अनुसार शब्द का अंतिम अक्षर जैसे कि यहाँ च है। ठीक है, शब्द का अंतिम अक्षर जब हम चंचू का उच्चारण करते हैं तो चंचू, तो च है इसका अंतिम अक्षर। तो अंतिम अक्षर जिस वर्ग का होगा, तो च किस वर्ग का है, च वर्ग का है, तो उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर होगा। तो उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, तो इया है, तो वो यहाँ आ गया। उसी प्रकार देखिए एक शब्द है खंड। अब खंड क्या है, इसमें जो अंतिम अक्षर है वो है ड। ड किस वर्ग का है, तो ड है ट वर्ग का। तो ट वर्ग का जो अंतिम पंचमाक्षर होगा वो आ जाएगा जैसे न। ठीक है, उसी प्रकार संधि शब्द है। यहाँ पे अंतिम जो अक्षर है वो है ध। तो अंतिम अक्षर जब ध आ गया तो ध किस वर्ग का है, तो त थ द ध, यानी कि त वर्ग का है। तो ध त वर्ग के अंतिम अक्षर यानी कि न यहाँ पे आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा और वो जिस वर्ग का भी हो, चाहे ट वर्ग का हो, क वर्ग का हो, जिस वर्ग का हो अंतिम अक्षर, उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयुक्त किया जाएगा। जैसे दंभ में यहाँ पे अंतिम अक्षर भ है और भ किस वर्ग का है, प वर्ग का है। तो प वर्ग का अंतिम जो पंचमाक्षर है वो क्या है, तो म है, तो वही यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार से ये प्रयोग में लाया जाता है संस्कृत के अनुसार। ठीक है, जब हम पंचमाक्षरों की बात करते हैं और अनुस्वार की बात करते हैं, पंचमाक्षर में इस प्रकार का प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी के विद्वान उक्त नियम का पालन नहीं करते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी और उनके सहयोगों का कहना है इस बारे में कि सभी पंचम वर्गीय व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होना चाहिए। यानी कि इस प्रकार जो लिखा है, जैसे कि क है तो इस वर्ग का अंतिम पंचमाक्षर होगा, तो अंग, इस प्रकार से न लिख करके कहते हैं कि इसके जगह पर क्या प्रयोग किया जाएगा, पंचम वर्गीय व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार, मतलब केवल अनुस्वार लगा करके ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लिखाई, छपाई और टंकन के अनुस्वार का प्रयोग सुविधाजनक है। कहने का तात्पर्य यह है कि लिखाई में, चाहे छपाई में, चाहे टंकन में अनुस्वार का प्रयोग ज़्यादा सुविधाजनक होता है। इससे स्थान भी कम गिरता है और लिखने में भी गति आती है। हिंदी में उपर्युक्त पंचमाक्षरों का प्रयोग अब निम्नलिखित प्रकार से होता है। जैसे हमने देखा यहाँ पे संधि, तो अब इसको अनुस्वार लगा करके इस प्रकार से हम संधि लिखते हैं। उसी प्रकार से दम को दम इस प्रकार से लिखते हैं, अंग को अंग इस प्रकार से लिख रहे हैं। उसी प्रकार खंड को खंड लिख सकते हैं अनुस्वार लगा के। चंचू को इस प्रकार ना लिख करके अनुस्वार लगा के चंचू लिख सकते हैं। तो इस प्रकार देखा आपने कि हिंदी में किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि आज देखिए अनुस्वार वर्ण, जो अनुस्वार है पूर्ण अनुनासिक, यानी कि जिसको हम नेजल साउंड कहते हैं, तो अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। तो बहुत महत्वपूर्ण कथन है और महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा के लिए कि अनुस्वार क्या है, पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। पूर्णतः अनुनासिक ध्वनि है कौन, अनुस्वार। इस ध्वनि के उच्चारण में मुंह बंद
कर नाक से पूरी सांस ली जाती है। यानी कि अनुस्वार का जब उच्चारण होता है, अभी जब हमने इसकी विशेषता पढ़ी तो कहा गया इसकी विशेषता में कि अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है, मुख से कम निकलती है। जबकि अनुनासिक में क्या था, मुख से अधिक निकलता था, नाक से कम। तो जब हम अनुस्वार पढ़ रहे हैं तो अनुस्वार यानी नाक से अधिक सांस निकलती है। तो अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। इस ध्वनि के उच्चारण में मुंह बंद कर नाक से पूरी सांस ली जाती है, जैसे कंबल, कंपन, खंडन, जंतु। जब आप इसे प्रयोग करके पढ़ेंगे, जैसे उच्चारण करके पढ़ेंगे, तो इसे आप और अच्छे से समझ सकते हैं। आज की स्थिति यह है कि शब्द चाहे तत्सम हो या तद्भव, देशज हो या विदेशज, सभी स्थानों पर पंचम वर्णों तथा अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग वर्ण पर बिंदु लगा करके ही किया जा रहा है। जैसे पंप है, कंकड़ है, रंगीन है, संगीत है। इस प्रकार हिंदी ने पंचम वर्णी ध्वनियों के प्रयोग में संस्कृत से आज़ादी बरती है, क्योंकि संस्कृत में जहाँ इस प्रकार से लिखा जाता था कि शब्द को, व्यंजन को दो संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करके ही शब्द का निर्माण किया जाता था, यानी कि पूरा पूरा लिखा जाता था। परंतु अब क्या है कि केवल अनुस्वार लगा करके ही इसका प्रयोग किया जाता है, और इस मामले में कहते हैं कि संस्कृत से इसने आज़ादी बरती है हिंदी ने। इस दिशा में कहीं कहीं अराजकता भी पाई जाती है, कहीं पंचम वर्णी का प्रयोग होता है, कहीं अनुस्वार का और कहीं दोनों का। तो इस प्रकार आपने देखा कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या संबंध है या क्या अंतर है दोनों में, और पंचमाक्षर और अनुस्वार में किस प्रकार का अंतर है, किस प्रकार से लिखा जाता है, और इसके जो नियम है वो आपने देख लिए हैं। अब आशा करती हूँ कि आपको इसका अंतर और विशेषताएं समझ में आ गया होगा। अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण पर, जिसमें हम देखेंगे कि विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है और किस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है। तो चैनल के साथ इसी प्रकार से बने रहिएगा। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।